हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने अध्ययन की श्रृंखला में चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद की शक्तियां एवं कार्यों पर। इससे पहले की चर्चा में हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी भूमिका क्या है। इसमें हम उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि सुरक्षा परिषद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। सामान्य काल में एवं संकट काल में सुरक्षा परिषद किस प्रकार विश्व में शांति स्थापना में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की धारा 24, 25 एवं 26 में सुरक्षा परिषद के कार्यों को वर्णित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। देखो साथियों, सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो कि यूएनओ का भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जो इसकी स्थापना को लेकर जो उद्देश्य रखा गया था, सामने जो लक्ष्य रखा गया था, वो शांति एवं सुरक्षा संबंधी कार्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यही था कि शांति पूरी दुनिया में बनी रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की जो त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी, दुनिया वह पुनः नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए इसकी स्थापना की गई और सुरक्षा परिषद को उन सभी शक्तियों से लैस किया गया जो शांति की स्थापना के लिए आवश्यक थी। तो देखो विद्यार्थियों, यह सुरक्षा परिषद का सर्वप्रमुख कार्य है। अगर पूरे विश्व में कहीं भी मानवता को खतरा हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो, तो सुरक्षा परिषद आगे आती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने हेतु परिषद 4 तरीके अपनाती है। देखो ये 4 तरीके बड़े महत्वपूर्ण हैं सुरक्षा परिषद के, जिनको सुरक्षा परिषद अपनाती है। इनमें पहला तरीका है संबंधित राष्ट्र को आपसी वार्ता एवं पत्र व्यवहार हेतु प्रेरित करती है। सुरक्षा परिषद ये देखती है कि जो दोनों पक्षकार हैं, जिनमें संघर्ष हो रहा है, जिनमें संघर्ष आगे बढ़ सकता है, तो ये प्रयास किया जाता है कि आपसी वार्ता के द्वारा, पत्र व्यवहार के द्वारा, संवाद के द्वारा वो दोनों शांति समझौतों के द्वारा अपने विवाद का हल कर सकें, निराकरण कर सकें, ताकि आगे स्थिति सामान्य हो जाए। दूसरा तरीका है पंचों, मध्यस्थों एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। सुरक्षा परिषद ये भी कहती है कि वो स्वतंत्र जो देश हैं, दोनों पक्षकारों के नज़दीक हैं, उनके मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाए अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद दायर करके न्यायालय की बात को माने और विवाद को सुलझाएं दोनों पक्षकार। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो तीसरे प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। सुरक्षा परिषद ने ऐसा कई बार किया है कि जो दोषी राष्ट्र है, आक्रांता राष्ट्र है, जिसने पहले हमला किया है, उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और प्रतिबंध इस तरह से भी लगाए जाते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आक्रांता राष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ऐसा करने के लिए उसके आयात, निर्यात, व्यापार सब पर रोक लगा दी जाती है और यूएनओ के शेष राष्ट्र उसका पालन करते हैं। अगला, अगर ज़रूरत पड़े तो अंतिम उपाय के रूप में सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। तो देखो साथियों, सुरक्षा परिषद के पास अंतिम उपाय सैन्य कार्रवाई का भी है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई कर सकती है। 14 अक्टूबर 2006 को विश्व समुदाय की अनदेखी कर परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने कड़े सैन्य प्रतिबंध लगाए। इसके तहत सभी प्रकार की युद्धक सामग्री के क्रय विक्रय पर रोक लगाई कि उत्तरी कोरिया से कोई भी देश जो युद्धक सामग्री है, युद्ध की सामग्री है, उसको न तो क्रय करेगा न उसको बेचेगा। 23 दिसंबर 2006 को ईरान पर भी सुरक्षा परिषद ने कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए और ईरान पर भी उसके महत्वाकांक्षी जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, उस परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक पाने की वजह से ये प्रतिबंध लगाए थे। तो देखो विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि यदि सुरक्षा परिषद को ये विश्वास हो जाए कि शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त हैं, तो वह तुरंत जल, थल, नभ सेना द्वारा कार्रवाई कर सकती है। इस तरह की कार्रवाई पूर्ण सैनिक दबाव का रूप भी ग्रहण कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा किया गया है
कि यदि उसके सभी स्थायी सदस्य एकमत होकर कार्य करें तो विश्व में शांति भंग होने का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाए। शक्तियों के बीच विचारधाराओं का अंतर है और उनके राष्ट्रीय हित आपस में इतने अधिक टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनका यथार्थ उपयोग संभव नहीं हो पाता है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं वो अपने व्यक्तिगत हितों के चलते जो न्यायपूर्ण तथ्य हैं या न्यायपूर्ण जो शांति समझौते हैं उन पर ब्रेक लगा देते हैं, उन पर रोक लगा देते हैं और ये दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी वीटो के द्वारा जो न्यायपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उन पर रोक लगा देते हैं। अगला हम देखते हैं निर्वाचन एवं आरंभन संबंधी कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वो निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है, आरंभन संबंधी कार्य भी करती है। वो ये देखती है कि जो सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में तमाम जो संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, उनमें नियुक्ति को लेके, उनके कार्य को लेके भी तमाम कार्य सुरक्षा परिषद करती है महासभा के साथ मिलके। यूएनओ के महासचिव एवं नवीन सदस्यों के प्रवेश के संबंध में सुरक्षा परिषद के पास आरंभन एवं सहमति दोनों की शक्ति है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को यूएनओ महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के पास विचार हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्राप्त प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है, जिसमें वो बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज सकती है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश उसके लिए उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित है। यूएनओ महासचिव भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति में पांचों स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। महासभा के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। जो सदस्य राज्य चार्टर के सिद्धांतों की निरंतर उपेक्षा करता है उसे निकालने की सिफारिश सुरक्षा परिषद कर सकती है। किसी सदस्य राज्य के अधिकारों, विशेषाधिकारों की सुरक्षा बिना महासभा की सहमति के ही पुनः स्थापना कर सकती है। तो देखो साथियों, हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद को महासभा के साथ मिलकर और महासभा से पृथक तमाम शक्तियां प्राप्त हैं और हम ये देखते हैं कि सुरक्षा परिषद ने समय समय पर ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ की गरिमा बढ़ी भी है और गरिमा कम भी हुई है। धन्यवाद।